नमस्कार, संध्या वंदन। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी और जन विकास महासभा द्वारा आयोजित इस जूलॉजी क्लास के एपिसोड 93 में आपका स्वागत है। आज 3 अगस्त है। अब ऑनवर्ड हम लोग सप्ताह में पहले 3 दिन तो टाइप स्टडी का टॉपिक डिस्कस करेंगे और बाकी 4 दिन फिर एडवांस्ड बायोकेमिस्ट्री और एडवांस्ड जेनेटिक्स के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। हम लोग सभी कॉर्डिएट्स हैं और कॉर्डिएट्स को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो प्रोटोकॉर्डिएटा और एक वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा जिसमें वर्टिब्रल कॉलम भी होता है और ब्रेन को चारों तरफ से कवर करते हुए एक ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम होता है। प्रोटोकॉर्डिएट में 3 ग्रुप्स हैं। एक तो हेमिकॉर्डिएटा जो कि नॉन कॉर्डिएटा और कॉर्डिएटा को जोड़ने वाली कड़ी है, जिसमें बैलेनोग्लॉसस हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब इसके बाद ये 2 ग्रुप है। एक तो ग्रुप है ये यूरोकॉर्डिएटा। यूरो का मतलब होता है पूंछ। तो इस ग्रुप के एनिमल्स की खासियत ये है कि इसमें लार्वा अवस्था में पूंछ के अंदर तो कॉर्डेट कैरेक्टर नर्व कार्ड नोटोकार्ड पाया जाता है, लेकिन एडल्ट में ख़त्म हो जाता है। तो इसका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मेटामॉर्फोसिस है वो भी अलग है। और बाकी एनिमल्स में क्या होता था, मेटामॉर्फोसिस में एम्ब्रियो कम डेवलप्ड होता था, एडल्ट ज़्यादा डेवलप्ड होता था, तो उससे प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते थे। लेकिन इसमें लार्वा में ही कॉर्डेट कैरेक्टर पाए जाते हैं और एडल्ट में ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए इसका जो डेवलपमेंट है इसे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। रेट्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेसिव का उल्टा। मेटामॉर्फोसिस शरीर के आकार में परिवर्तन, कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस। अब इस यूरोकॉर्डिएटा में जो प्रायः हिंदुस्तान के अधिकांश विश्वविद्यालय में एनिमल पढ़ाया जाता है उसे कहते हैं हर्डानिया। और एक और बात, यदि किसी एक एनिमल के बारे में एक पूरी किताब लिखी जाती है तो उसे मेमोयर कहते हैं, MEMOIR। और हर्डानिया के बारे में भी जो है प्रोफेसर SM दास ने 1936 में एक मेमोयर लिखा था। तो ये आप याद रखिए क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये समुद्र में पाया जाता है और इसका बॉडी लगभग 7 सेंटीमीटर लंबा, 4.5 सेंटीमीटर चौड़ा, कुछ पर्स की तरह से होता है। और इसकी सिमेट्री भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय थोड़ी सी रोटेट कर जाती है बॉडी। तो इसलिए इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये तो एंटीरियर है, ये वाला हिस्सा पोस्टीरियर है, ये वाला हिस्सा डॉर्सल है, ये वाला हिस्सा वेंट्रल है। शरीर 2 भागों में बटा होता है, एक तो बॉडी प्रॉपर और दूसरा नीचे फुट जो आधार या सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। तो ये समुद्र के किनारे के हिस्से में पाए जाते हैं, चट्टान वगैरह से चिपके रहते हैं। कभी कभी ये दूसरे गैस्ट्रोपॉड मोलस्क, टर्बिनेला और जैंकस के शरीर के बाहरी सतह से भी जुड़े रह सकते हैं और उनमें म्यूचुअलिंग भी शो करते हैं, जिसमें इनके जुड़े रहने से क्या होता है कि इनके शरीर में कांटे होते हैं तो उसे उस मोलस्क को खाने के लिए कोई एनिमल नहीं आता है। और ये खुद एक ही जगह जुड़ा रहता था। तो यदि मोलस्क के शरीर के बाहरी सतह से जुड़ा है तो वो जहाँ जहाँ टहलता जाएगा उसके साथ साथ इसे भी खाने पीने की नई जगह मिलती रहती है, तो दोनों को फ़ायदा होता है। इस प्रोसेस को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ध्यान दें आप, कुछ किताबों में इसको कॉमेंसलिज्म लिखा है, लेकिन आप इस बात को स्पष्ट समझ लें। कॉमेंसलिज्म का मतलब होता है ईटिंग एट द सेम टेबल, कि जैसे हम रेस्टोरेंट में गए और एक मेज के चारों तरफ 4 कुर्सी है, एक कुर्सी पे हम बैठ गए। अब दूसरा एक व्यक्ति आया और कोई मेज कुर्सी नहीं खाली है, तो वो पूछता है हमसे कि हम यहाँ बैठ जाएं आपके सामने।
तो हम कहते हैं हाँ भैया बैठ जाओ, लेकिन तुम अपनी चाय पकौड़ी खुद ही मंगाना, हमारे चाय पकौड़ी में से मत खाना। तो उसमें उसको तो फ़ायदा हो गया, लेकिन हमें ना तो कोई फ़ायदा है या ना नुकसान है। तो इसे तो कहते हैं कॉमेंसलिज्म, ईटिंग एट द सेम टेबल। और म्यूचुअलिज्म में ये होता है कि दो, म्यूचुअलिज्म या प्रोटो कोऑपरेशन में दोनों को फ़ायदा है, तो इसमें दोनों को फ़ायदा है। एक और बात, जैसे कि छोटे बच्चे चियाँ जो होती हैं स्कूल में जाने वाली नर्सरी क्लास की, उनका जो स्कर्ट होता है उसमें यहाँ पर विब्ज होता है, तो इसको ट्यूनिक कहते हैं। तो इस तरह का ट्यूनिक की तरीके से जो ड्रेस होता है शरीर के अधिकांश हिस्से को घेरे रहता है। इसमें भी इनका पूरा शरीर एक ट्यूनिक या खोल के अंदर बंद रहता है, इसलिए इन्हें ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। एक और शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है एस्सीडियन। अब तो बहुत कम हो गया इस्तेमाल, लेकिन पहले बकरी की खाल से बना हुआ थैला इस्तेमाल किया जाता, मशक, बकरी या और जंतुओं के शरीर की खाल से, तो जिसमें पानी या शराब रखी जाती थी, तो उसको ग्रीक भाषा में एस्कीडियन कहते हैं। तो चूंकि इसका शरीर भी कुछ उसी तरीके से मिलता जुलता होता है, इसलिए इसे एस्सीडियन भी कहते हैं। फिलहाल इसके एडल्ट एनिमल में ये जो पूरा शरीर है एक टेस्ट या ट्यूनिक से घिरा हुआ रहता है, और टेस्ट या ट्यूनिक के बाद भी प्रोटोकॉर्डेट्स में एक और ख़ास बात है कि पूरी बॉडी को घेरे हुए एक और कैविटी पाई जाती है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ पिक्चर हॉल में आप पिक्चर देखने जाएं, तो पिक्चर हॉल जो है उसके चारों तरफ भी पूरी एक गैलरी बनी हुई है, और आप पहले प्रवेश करते हैं तो गैलरी में एंटर करते हैं, और उसके बाद गैलरी के बाद एक और दरवाज़ा होता है, तो उससे पिक्चर हॉल के अंदर प्रवेश करते हैं। तो प्रोटोकॉर्डेट में एक और खास बात पाई जाती है, हार्डमैनिया में भी पाई जाती है, एम्फिऑक्सिस में भी पाई जाती है, कि जो मेन बॉडी कैविटी है उसके चारों तरफ एक और कैविटी पाई जाती है जिसको एट्रियम कहते हैं, और ये एक अलग छेद एट्रियोपोर के द्वारा बाहर निकलता है। पानी के अंदर रहते हुए इन एनिमल्स में माउथ से होकर के, माउथ इसका यहाँ पर ब्रैंकियल साइफन और एट्रियल साइफन, तो ब्रैंकियल साइफन के छोर पर माउथ और एट्रियल साइफन के छोर पर एट्रियोपोल। तो इनमें माउथ 4 कॉर्नर्ड लिप, 4 लिप्स से घिरा हुआ रहता है, और इससे पानी की धारा के साथ ही भोजन के कण भी अंदर आते हैं। इस प्रकार के एनिमल्स को जिसमें पानी की धारा के साथ ही भोजन के कण भी अंदर आते हैं, और सीलिया की बीटिंग के द्वारा भोजन आगे को पुश किया जाता है, तो इसको फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म या सीलियरी फीडिंग कहते हैं। तो इसमें ऐसे ही सीलियरी फीडिंग या फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म पाया जाता है। और सब पूरे बॉडी वॉल में जो टेस्ट है उसमें कुछ कांटे की तरह से रचनाएं पाई जाती हैं, स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। वो 2 तरीके के होते हैं, कुछ छोटे छोटे जो नन्हे नन्हे आल्पिन की तरीके से 40 to 80 माइक्रोन लंबे, जिन्हें माइक्रोस्क्लेयर्स कहते हैं, और कुछ बड़े जो होते हैं वो मेगा स्क्लेयर्स, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बिल्कुल स्पिंडल शेप्ड मूली या गाजर की तरह से होते हैं, और दूसरे पाइपेट शेप्ड होते हैं जिसमें बीच में सेंट्रल स्वेलिंग होता है। अब आइए इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम में एक खास बात यह है यहाँ भी कि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पानी की धारा के साथ ही भोजन के कण अंदर आ जाते हैं, और इनमें माउथ, फिर बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स, यहाँ पर एक स्फिंक्टर या छन्नी जैसी रचना पाई जाती है, और छन्नी में जो है 64 टेंटेकल्स पाए जाते हैं। इन टेंटेकल्स का साइज पहले 8 जो है बड़े बड़े होते हैं, लगभग 5 मिलीमीटर लंबे, फिर उसके अल्टरनेटिंग जो होते हैं 8 मीडियम लगभग 2.5 मिलीमीटर लंबे, फिर इसके बाद बीच में 16 इसके अल्टरनेटिंग स्मॉल 1.5 मिलीमीटर लंबे, और फिर इसके अल्टरनेटिंग 32 वेरी स्मॉल 0.5 मिलीमीटर लंबे। तो ये एक छन्नी की भांति काम करते हैं, और इससे फ़ायदा ये होता है कि बहुत महीन भोजन के कण ही पानी के साथ जा पाते हैं, जो बड़े कण होते हैं वो रोक लिए जाते हैं, जिससे कि इनको उसके डाइजेशन में परेशानी ना हो। और यहाँ पे फेरिंग्स काफ़ी बड़ा हिस्सा है। फेरिंग्स के फर्श पर
एक रचना होती है जिसको कहते हैं एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल में खासियत ये है कि ये रेडियो एक्टिव आयोडीन को एक्यूमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड की तरफ से। तो इसलिए इसको ये मानते हैं कि जो हायर एनिमल्स में जो थायराइड ग्लैंड है उसके इक्विवेलेंट है ये। इस एंडोस्टाइल को जैसे सेक्शन काटे हम तो इसमें दो प्रकार की सेल्स मिलती है। एक तो बीच बीच में म्यूकस ग्लैंड सेल्स जो कि गोंद की तरह का चिपचिपा पदार्थ म्यूकस उत्पन्न करती हैं, और बीच में कुछ सीलिएटेड सेल्स होती हैं जिसमें एक तो बहुत बड़े बड़े सीलिया हैं एक गुच्छे में, और 4 गुच्छे में छोटे छोटे सीलिया होते हैं। तो ऐसा होता है कि पानी की धारा के साथ जो भोजन के कण आए म्यूकस में लिपट जाते हैं, और लिपटने के बाद इस सीलिया की बीटिंग के द्वारा वो आगे भेजे जाते हैं। तो पहले तो यहाँ से वो यहाँ आगे आते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसके फेरिंग्स के छत पर एक रचना होती है, डॉर्सल लैमिना कहते हैं उसे। डॉर्सल लैमिना में कुछ इस तरीके से मुड़े हुए रचनाएं होती हैं, करीब 25-30, जिनको लैंग्विड्स कहते हैं, और ये एक गटर की भांति काम करते हैं जिसमें म्यूकस में लिपटा हुआ भोजन का कण इधर से होकर के आगे इसोफेगस में चला जाता है। फेरिंग्स में एक और खास बात है, आप देखें कि यहाँ पर एक ट्रांसवर्स वेसल्स 4 ऑर्डर में है। 4 ऑर्डर में देखिए, सबसे पहले ये वाले हैं काफ़ी बड़े, उसके बाद सेकंड इससे थोड़े छोटे, फिर इसके बाद थर्ड ये, और फिर फोर्थ ये। तो इनके कारण क्या होता है कि इसकी दीवार में कुछ चौकोर से हिस्से बन जाते हैं, रेक्टेंगुलर एरियाज आ जाते हैं जिनको स्टिग्मेटिक एरियाज कहते हैं, और उनके अंदर जो गिल स्लिट्स होती हैं, गिल स्लिट्स की संख्या लगभग 2 लाख के करीब होती है, और जिसके अंदर की सतह पर सीलिया होते हैं। तो पानी की धारा के साथ जो भोजन का कण अंदर आया, इस सीलिया की बीटिंग के कारण वहाँ से फेरिंग्स की दीवार से होकर के पानी बाहर एट्रियम की कैविटी में आ गया, और एट्रियम की कैविटी से फिर वो एट्रियोपोर से होकर के बाहर चला जाता है। इसी में रेस्पिरेशन भी परफॉर्म कर लिया जाता है। और जो फूड है, आपको बताया कि एंडोस्टाइल के म्यूकस सेल्स में इंटैंगल्ड हो गए, म्यूकस में इंटैंगल्ड हो गए, और उसके सीलिया की बीटिंग से डॉर्सल लैमिना में पहुंचे, उसके बाद ईसोफेगस में पहुंचे। ईसोफेगस के बाद स्टमक थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा होता है, और दोनों तरफ 2 लीवर लोब होते हैं, लेफ्ट लीवर लोब, राइट लीवर लोब। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें है, इसमें स्टमक और इंटेस्टाइन की दीवार में एक और प्रकार के डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं पैंक्रियाज की तरह से, जिन्हें पाइलोरिक ग्लैंड सेल्स कहते हैं। और ये पाइलोरिक ग्लैंड सेल्स स्टमक की दीवार की कोशिकाओं के बीच में ही धंसे हुए रहते हैं। आगे जा करके ये इंटेस्टाइन और इस तरीके से लूप बनाता है। लीवर और पाइलोरिक ग्लैंड 2 ही प्रकार के डाइजेस्टिव ग्लैंड पाए जाते हैं। ये इनसे कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं, तीनों के लिए एंजाइम होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए एमाइलेज, कुछ प्रोटीन के डाइजेशन के लिए प्रोटीएज, और थोड़ी सी मात्रा में शायद फैट के डाइजेशन के लिए लाइपेज एंजाइम भी होते हैं। इनमें भी सीलिया पाया जाता अंदर की सतह पर, और सीलिया की बीटिंग के द्वारा भोजन के कण आगे की तरफ ढकेले जाते हैं, और फिर ये एनस जो है इसी एट्रियोपोर के पास खुलता है। एट्रियोपोर से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर चले जाते हैं। बाकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।